Friends, I am Sanjeev Kadian. I welcome back to all of you at this channel British English 3873 and English Mantra 1. My dear, मैं आपको हर क्लास में एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ. प्लीज़ आप अगर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एक मंत्रा, सक्सेस मंत्र अपने माइंड में डाल लीजिए कि इंग्लिश का अगर कोई गुरु मंत्र, कोई जादू मंत्र, कोई मंत्र है, वो एक ही मंत्र है माय डियर, दैट इज़ रीडिंग. So always try to read something new so that you can add some vocabulary for your exams. My dear, vocabulary को learn नहीं करना है, vocabulary को add करना है. Means you have to use sentences on the basis of words or vocabulary. My dear, अगर आप किसी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज बेसिस और आपको प्रॉब्लम आएगी लैंग्वेज को समझने में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ही काम करना है, कोई रूल्स याद नहीं करने, सिर्फ कंसेप्ट को समझिए और लैंग्वेज को समझते हुए सेंटेंस के आंसर को फाइंड आउट कर लीजिए. तो इसी के बेसिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोज टेस्ट. चलिए देखिएगा, क्लोज टेस्ट देखते हैं और उसके ज़रिए हम देखेंगे लैंग्वेज को समझा कैसे जाएगा, वो रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल कैसे हो सकती है. फ्रेंड्स, आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा. अगर आपको याद है, एक बच्चा, किसी बच्चे को आपने देखा होगा, जब बच्चा बोलता है मम्मी या माँ तो उसका रीज़न क्या होता है. आई थिंक ये एक नेचुरल वे है. मैं आपको एक नेचुरल वे से इंग्लिश सिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. कोई रूल्स ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको आपको याद करना पड़ेगा और याद करने के बाद आप भूल जाओगे. मैं बात कर रहा हूँ एक गुरु मंत्र की, एक नेचुरल वे की. एक बच्चा किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, बच्चा हमेशा उसी लैंग्वेज का यूज़ करता है, उन वर्ड्स का यूज़ करता है जो उसके आसपास बोले जाते हैं. अगर बच्चा कुछ नया सुनेगा नहीं तो क्या नया बोलेगा? नया बोलेगा नहीं तो क्या कुछ नया जान पाएगा? तो बोलने के लिए सबसे पहले जानना और सुनना ज़रूरी है. तो अगर बच्चे को सिर्फ ये सुनाया जाए मम्मी मम्मी मम्मी, मोम, माँ माँ, तो बच्चा सिर्फ माँ ही बोलेगा, सारी उम्र माँ ही बोलेगा, क्योंकि उस बच्चे ने सिर्फ माँ शब्द को ही सुना है. और इसलिए मैं आपको कहता हूँ रीडिंग करनी है, क्योंकि रीडिंग का मीनिंग है कि वो आपके लिए कुछ वोकैब के कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेज लेकर आ रही है. आपको न्यू सेंटेंसेज को समझना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपके वोकैब के वर्ड्स आ रहे हैं, उसके बीच में जो सेंटेंसेज यूज़ हो रहे हैं जिसको आप रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. तो उस माँ की तरह मम्मी जो बच्चे को सिखा रही है एक से ज़्यादा वर्ड्स, तो उसका मीनिंग है कि बच्चे को रीडिंग पर फोकस करने की बात की जा रही है ताकि बच्चा कुछ नया सीखे और नया बोले. तो बच्चा पहले माँ बोलता है, फिर मम्मी उसको बोलती है बेटे पापा, फिर बच्चा पापा बोलता है, फिर मम्मी उसको सिखाती है चाचा, ताऊ, बाबा और दादी. तो इस टाइप से उस बच्चे के माइंड के अंदर वोकैबुलरी को ऐड किया जाता है थ्रू सेंटेंसेस, थ्रू प्रैक्टिकल लाइफ. बट जो स्टूडेंट्स है, जो किसी बैंक की एसएससी की तैयारी के लिए आता है, उसके माइंड में एक सेट कर दिया जाता है कि शायद उसको इंग्लिश नहीं करनी है, उसे ग्रामर करनी है. तो मेरी आपसे बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि लैंग्वेज को समझिए, ग्रामर को मत समझिए. ग्रामर अपने आप ही आपके पास आ जाएगी, ग्रामर आपको अपने आप मिल जाएगी अगर आप लैंग्वेज को समझते हैं. तो चलिए प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका क्लोज टेस्ट, फर्स्ट क्लोज टेस्ट. और क्लोज टेस्ट के लिए आपको करना क्या होगा माय डियर, आपको सबसे पहले करना है रीडिंग, यानी कि समझना. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है आफ्टर ईयर्स ऑफ डैश डिस्प्यूटेड ओवर. यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई, डैश दिया गया है, डैश के बाद डिस्प्यूटेड जो हाईलाइटेड वर्ड है, इसने पूछा है कि जो हाईलाइटेड वर्ड है ये रॉन्ग है. तो आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है. नंबर 2, अगर आपको लगता है ये वर्ड करेक्ट है तो आंसर बनेगा नो रिप्लेसमेंट. तो उसके लिए आपको सबसे पहले रीडिंग करनी है. लेकिन मैं रीडिंग से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहूँगा माय डियर. देखिए आप यहाँ देख रहे हैं प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन का मीनिंग ये हुआ
कि यहाँ पर यूज होगा एक नाउन, preposition for noun, articles for nouns, pronouns for nouns, adjective for nouns, preposition, conjunctions for nouns। माय पूरा कंसेप्ट, पूरी ग्रामर 1 मिनट से पहले आपको कंप्लीटली समझा दी गई है। ग्रामर को याद नहीं करना, बस इतना ही क्लियर होना चाहिए। preposition for noun, articles, pronouns, adjectives, preposition, conjunctions for nouns, that's all grammar। तो प्लीज फोकस करें, समझिए ग्रामर को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये मत देखिए कि ग्रामर को यूज या याद कैसे करना है। तो किसी वर्ब के अंदर, किसी वर्ड के अंदर अगर थर्ड फॉर्म दी गई है तो ये काम करती है एडजेक्टिव का। और हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? नाउन की। दिया गया एडजेक्टिव, इट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा? ये वर्ड यहाँ पर रॉन्ग है। बिल्कुल क्लियर, ट्रिक से आपको समझा दिया मैंने। यानी कि एडजेक्टिव वर्ड रॉन्ग है। थर्ड फॉर्म ऑलवेज एडजेक्टिव ही होती है। चलिए पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर ये वर्ड रॉन्ग है तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आएगा जो नाउन होगा या किसी वर्ब से बनाया गया नाउन होगा। दूसरा, अगर हम सेंटेंस की हिंदी के अकॉर्डिंग समझे, हिंदी को समझने की कोशिश करें तो मीनिंग क्या बन रहा है? डैश ओवर, किसी की बात पर, किसी चीज के ऊपर सालों बाद, यानी डिस्प्यूट की सेंस यहाँ पर क्या आ रही है? किसी चीज पर, किसी मुद्दे पर डिस्प्यूट हुआ और उसके कई सालों बाद। तो चलिए एक बार ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया माय डियर यहाँ पर एंटरटेनिंग, सेकंड है स्पीक्यूलेटिंग जिसका मीनिंग है गैस करना, थर्ड है आर्ग्यूइंग और फोर्थ है टीचिंग। तो अगर आप ये देखते हैं कि यहाँ पर डैश दिया, यहाँ पर ऑफ दिया गया और ऑफ के बाद डैश दिया और उसके बाद ये ओवर, तो इसका मीनिंग ये हो माय डियर, जो यहाँ पर वर्ड आएगा उसका प्रीसीडिंग आपको देखना है और उसका सक्सीडिंग पार्ट आपको देखना है। तो क्लोज टेस्ट में फिलअप्स के अंदर आपको 2 पॉइंट फॉलो करने होंगे। डैश से पहला वर्ड, डैश के बाद का वर्ड, प्रीसीडिंग पार्ट और सक्सीडिंग पार्ट दोनों चेक करने हैं किसके बेसिस पर यूज होगा। अगर मैं बात करता हूँ टीचिंग की, तो वहाँ पर सालों के पढ़ाने के बाद नहीं बात की जा रही, क्योंकि टीचिंग क्या कह रहा है? टीचिंग ओवर नहीं होगा। तो टीचिंग ओवर नहीं होता, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, डिस्प्यूट ओवर हो सकता है। तो क्लियर हो गया ऑप्शन जो आपका टीचिंग है, तो आउट हो गया। तो डिस्प्यूट की सेंस से ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल रहा है हमें कि राइट आंसर क्या बनेगा? आर्ग्यूइंग। तो राइट आंसर आपको आर्ग्यूइंग, यानी कि किसी मुद्दे पर आर्ग्यूमेंट करने के कई साल बाद क्या हुआ, देखिए आगे, कई सालों बाद वेदर प्लूटो इज अ प्लैनेट, कि प्लूटो एक प्लैनेट है। इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वोटेड टू रिमूव प्लूटोज प्लैनेटरी स्टेटस। जो IAU है इसने प्लूटो के प्लैनेटरी स्टेटस को रिमूव करने के लिए वोट डाली। ये वोट डाली उसके कई सालों बाद, इस पर बहस हुई उसके कई सालों बाद। अब क्या हुआ? नाउ सम रिसर्चर्स आर डैश दिस डिसीजन। अब इस कुछ रिसर्चर्स इस डिसीजन को क्या कर रहे हैं? वैलिडेटिंग कर रहे हैं, उसको उसको मान्यता दे रहे हैं। नहीं, ऊपर बात क्या हो रही है? वहाँ पर बात हुई आर्ग्यूमेंट की, किस पर? कि प्लूटो को उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग बाहर निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि कुछ रिसर्चर्स इस डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं, कुछ रिसर्चर्स इस डिसीजन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वैलिडेट नहीं करेंगे तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन देखते हैं एक बार। तो हमारे पास ऑप्शन है माय डियर यहाँ पर सेकंड का, यहाँ देखिएगा। पहला ऑप्शन एग्रीइंग, सहमत हो रहे हैं, बाउंड, सीमित हो रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, चैलेंजिंग कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? इस बात को चैलेंजिंग कर रहे हैं। हाँ, ये था आपका। तो आंसर क्या बनेगा कि कुछ रिसर्चर्स इस बात को, इस डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? साइटिंग द मैनर, इस बात को उदाहरण देते हुए
इन विच साइंटिफिक ट्रेडिशन हैज डील्ड विद द टेक्सोनोमी ऑफ प्लैनेट्स, जिसमें वैज्ञानिक परंपरा को प्लैनेट की टेक्सोनोमी से संबंधित जोड़ा गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो IAU इन 2006 डेजिग्नेटेड प्लूटो अ ड्वार्फ प्लैनेट। IAU ने 2006 के अंदर प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया था। अलोंग विद, इसके साथ साथ सीरीज इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर एक था सीरीज, एंड सीना, एक सीना क्या है, एक एन ऑब्जेक्ट इन द कूपियर बेल्ट, कूपियर बेल्ट के अंदर एक सीना था। तो 3 पॉइंट हो गए, एक सीरीज और सीना। विच इज एन आईसी रिंग ऑफ फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स, जो फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स की एक आईसी रिंग है, कौन, कूपियर बेल्ट, दैट सर्कल द सोलर सिस्टम बियॉन्ड नेपच्यून्स ऑर्बिट, जो सोलर सिस्टम को नेपच्यून ऑर्बिट के परे सर्कल करती है, चक्कर लगाती है। इट वॉज अ बिड टू ओवरकम सेंटिमेंट, तो ये थोड़ा सा सेंटिमेंट को कंट्रोल करना था। एंड गो बाय साइंटिफिक डैश, और जाना था, यानी कि उसकी गहराई में जाना था बाय साइंटिफिक, तो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक तौर पर, क्या वैज्ञानिक तौर पर, यानी कि यहाँ पर वैज्ञानिक के बाद एक वर्ड यूज होगा। सपोज करें ये वर्ड माय डियर यहाँ पर यूज हो प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन फॉर यूज होगा नाउन, और नाउन से पहले यूज किया गया है ये वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव। तो ग्रामर को कैसे रियलाइज करें, तो अगर नाउन आएगा तो रिफ्लेक्शन भी नाउन है, तो ग्रामेटिकली आप इसको ऑप्शन को, इस रिफ्लेक्शन वर्ड को एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन ये श्योर है कि यहाँ पर नाउन आएगा, क्योंकि बाय फॉर नाउन, प्रेपोजिशन फॉर नाउन, तो यहाँ पर नाउन आएगा। तो आप चेक करें यहाँ पर क्या पॉसिबल है, चलो ऑप्शन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड, मोरल, रैशनल, इमोशनल। तो साइंटिफिक का रिलेशन हमेशा होता है फैक्ट से, साइंटिफिक होता है सर आपके रैशनल से रिलेटेड, तो आपका राइट आंसर बनेगा रैशनल, नॉट इमोशंस, नॉट मोरल। तो राइट आंसर साइंटिफिक, रैशनल। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन ही आएगा, रैशनल आएगा। तो ऐसे पढ़ते रहिए, और देखो नेक्स्ट डी के अंदर क्या लिखा है, इट हैज़ टू क्लियर इट्स ऑर्बिट, तो इसे क्या करना है, ऑर्बिट को क्लियर करना है। दैट इज बी द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है हो सकता है, दैट डैश द मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल विद इन इट्स ऑर्बिट, यानी कि मैक्सिमम ग्रेविटेशनल जो होगा, अधिकतर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा विद इन इट्स ऑर्बिट, इसके अंदर। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कोई ना कोई यहाँ वर्ब की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो वर्ड मेंशन है एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट का मतलब होता है पार्ट, अंश। तो आई थिंक ये पार्ट का तो कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है, लेकिन एक बार आप ऑप्शन को देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन है फोर्थ का एक्सर्ट्स, जिसका मतलब है प्रयास, पुल्स, डोनेट्स और असर्स। असर्स का मतलब होता है शुरुआत। तो हम यहाँ पर बात किसकी करने वाले हैं कि बी द ऑब्जेक्ट, की वो ऑब्जेक्ट होना जो प्रयास करता है अधिकतर ग्रेविटेशनल पुल को, बल को विद इन इट्स ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर खींचने का प्रयास करता है। तो प्रयास करने की इंग्लिश यहाँ पर एक्सर्ट्स, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा एक्सर्ट्स। और पुल्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पुल है, तो पुल नहीं आएगा, राइट आंसर एक्सर्ट्स। फिर आगे देखिए, डैश में एक बार देख लेते हैं, ये डैश है, प्लूटो इज अफेक्टेड डैश नेपच्यून्स ग्रेविटी।
तो जो प्लूटो अफेक्ट हुआ है किससे हुआ है, नेपच्यून की ग्रेविटी से हुआ है। एट, एट का आप यूज़ करते हैं लोकेशन के लिए, तो एट यहाँ पर लोकेशन के लिए नहीं हुआ, प्लूटो को अफेक्ट किया है ग्रेविटी से, तो इट मीन सिंपल है, बाय का यूज़ हो जाएगा, बाय नेपच्यून्स ग्रेविटी। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। विद है, एट है, एट उसमें ऑलरेडी दिया भी था, बाय, हाँ बाय आ जाएगा, बिल्कुल सही है। किसके द्वारा इफेक्ट हुआ है, बाय, यानी किसी चीज़ की ताकत से। तो दिस रैशनल हैज़ बीन क्वेश्चन बाय फिलिप मट्जर, फिलिप मट्जर के द्वारा इस तर्क पर क्वेश्चन उठाया गया है। कौन है ये प्लानिटरी फिजिस्ट हैं, हु हैज़ वर्कड विद द यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने यूएस के स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम भी किया है, एंड दूसरों के साथ भी किया है, अदर्स हु हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ क्लासीफाइंग प्लैनेट्स, जिसने प्लैनेट्स की हिस्ट्री को स्टडी किया, एंड कम अप विद सेवरल डैश, और कई चीज़ों के साथ उभर कर सामने आया। क्या लेकर आया, सेवरल। तो ये वर्ड सेवरल कहना चाहता है कि ये एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव के बाद यहाँ नाउन आएगा, और एबनॉर्मल ऑलरेडी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव तो नहीं आएगा, तो राइट आंसर क्या बनेगा, नाउन बनेगा। प्लस सेवरल के बाद जो नाउन आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल, तो प्लूरल नाउन आना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्ट तो वर्ब है, एक्सेप्शंस हाँ ये हो सकता है, नोटेशंस ये भी नाउन है, ये भी हो सकता है। चलिए एक बार वापस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बात हुई कम अप विथ सेवरल डैश टू द थर्ड रूल, तो तीसरे रूल का जो है एक्सेप्शन है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर सेवरल एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस टू द थर्ड रूल। तो एक्सेप्शंस यानी कि एक्सेप्शनल जो आप बोलते हैं, तो एक्सेप्शंस का यहाँ पर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हुआ, दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट, वे आर्ग्यू इस बात पर भी करते हैं, दैट दिस वर्क वॉज बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशंस, ये जो काम है वो रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर है था। दैट हैव डैश, दैट हैव डैश बीन डिसअप्रूव, तो बिकॉज कभी भी हैज़ बीन हैव बीन के बीच में यूज होता ही नहीं है, बिल्कुल सिंपली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि बिकॉज का यूज होगा ही नहीं, तो आप क्या करने वाले यहाँ पर, बिकॉज रिमूव हो जाएगा, तो हैव बीन और डिसअप्रूव्ड के बीच में क्या आएगा, कोई ना कोई एडवर्ब वर्ड यूज होगा। एडवर्ब मीन्स कोई ऐसा एडवर्ब क्रिया विशेषण, देखते हैं कोई ऑप्शन क्या मेंशन है यहाँ पर। यट, सिंस, हैंस, इधर। चलिए एक बार आप इस क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन दैट हैव सिंस बीन डिसप्रूव, जिसको उस समय से क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया गया। यस, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा सी, तो सॉरी सिंस बनेगा, सिंस दे हैव सिंस बीन डिसप्रूव, और तब से उसको डिसअप्रूव कर दिया गया रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। हाउएवर द लास्ट आर्ग्यूमेंट डज नॉट बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग इनफ केस, जो फिर भी आखिरी आर्ग्यूमेंट था वो इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता। टू गिव अप व्हाट इज, और छोड़ देना है, व्हाट इज इन फैक्ट अ सेंसिबल रूल, उसको छोड़ना ही एक सेंसिबल रूल है। फिजिक्स हैज मैनी एग्जाम्पल्स वेयर एन आइडिया वॉज वंस जेपरडाइज्ड, जहाँ पर एक आइडिया को छोड़ दिया जाता है फॉर बीइंग इनकोरेक्ट, इनकोरेक्ट होने के लिए, यानी रिस्क की वजह से, गलत होने की वजह से उसको, उस आइडिया को छोड़ दिया जाता है। तो फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो जेपरडाइज पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एक बार फिर ऑप्शन को देखते हैं।
गिवन डिस्कार्ड, हाँ, डिस्कार्डेड का यूज़ किया जाएगा। जेपरडाइज का मतलब होता है खतरे में डालना, खतरे में छोड़ना, और डिस्कार्डेड का यूज़ यहाँ पर होगा, उस आइडिया को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। राइट है आपका आंसर, है आपका एच का। जस्ट मिनट, आ गया, हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पर जेपरडाइज की प्लेस पर आएगा डिस्कार्डेड। आइडिया को एक बार छोड़ दिया गया था इनकोरेक्ट होने की वजह से। एंड मच लेटर इमर्ज्ड, और ये बहुत समय के बाद उभरा, इमर्ज हुआ एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर। एंड गेन्ड एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस को लिया, उसको स्वीकृति मिली। द कंसेप्ट ऑफ फोटोन्स फॉर इंस्टेंस, एंड देन अगेन इफ प्लूटो वर टू बी रीडेजिग्नेटेड, और अगर प्लूटो को दोबारा रीडेजिग्नेट कर दिया जाता है प्लैनेट, यानी कि प्लूटो को अगर दोबारा प्लैनेट घोषित कर दिया जाता है, तो मैनी मोर कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे? क्रिएट हो जाएंगे। तो क्रिएट होने का यहाँ पर वर्ड दिया ड्वेल। ड्वेल का मीनिंग होता है रहना, निवास करना, स्टे करना। तो ये आंसर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक आंसर आएगा जिसका मीनिंग होगा उभरना, इमर्ज होना। हाँ, बस एराइज वर्ड दिया है यहाँ पर, एराइज आएगा राइट आंसर। तो एक राइज और अराइज का डिफरेंस भी समझा देता हूँ। राइज का मीनिंग और अराइज का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन सेंस कहाँ चेंज हो जाती है। अगर कोई जैसे सन है तो सन हमेशा राइज होगा, और अगर किसी नॉन लिविंग थिंग की बात की जा रही है, किसी आइडिया की बात की जा रही है, तो हमेशा वो आइडिया अराइज होगा। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन उठता है तो आप बोलते हैं आ क्वेश्चन इज अराइजिंग, आप ये नहीं कहेंगे आ क्वेश्चन इज राइजिंग। और सन अगर राइज होगा तो आप कहेंगे द सन इज राइजिंग। तो आफ्टर दिस, हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा अराइज। और काफ़ी कंटेंट्स के बाद लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पर लिखा है प्लूटो रिमेन्स अ ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट रह जाता है, डैश ऑल एन एक्सेप्शनल वन। तो यहाँ पर बात हुई है ऑल, सभी। अगर एक्सेप्शनल वन है, एक है, तो ऑल का यूज़ तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप ऑल की बात करते हैं तो हम ऑल के बाद यूज़ करने वाले हैं प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर बात हो रही है एक्सेप्शनल वन की, तो सिंपल है कि ऑल का यूज़ रॉन्ग है। और राइट आंसर क्या बनेगा? डिपेंड करेगा ऑप्शंस पर। ऑप्शन में क्या दिया गया है ये आपको देखना होगा। तो आप इसके लिए क्या करने वाले हैं? तो सिंपल सा आंसर आपके पास है, प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट रह जाता है यद्यपि यह एक एक्सेप्शनल वन है। यद्यपि कंट्रास्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर एक वर्ड आ जाएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आजकल आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखेंगे, एल्बिट। मैं एक बार आपको ऑप्शन में भी दिखा देता हूँ, ऐसे कोई ऑप्शन दिया गया होगा। हाँ, ये दिया गया, एल्बिट, इवन, विदाउट, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर इकट्ठा होना, विदाउट समझते हैं आप, इवन भी। तो एल्बिट मीन्स, एल्बिट का सही मीनिंग होता है दो, आल दो, दो आल दो। तो ये था आपका क्लोज टेस्ट। माय डियर, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लोज टेस्ट में ज़रूरी है रीडिंग। रीडिंग क्रिएट करती है वोकैबलरी, रीडिंग क्रिएट करेगी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है रीडिंग। आपने सुना होगा सक्सेस कब आती है? जब आप एफर्ट्स करते हैं। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको सक्सेस मिलती है। एफर्ट्स करने से कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, सक्सेस लेने से कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो हम यही बोलते हैं, सक्सेस
लीड्स टू कॉन्फिडेंस। क्लियर? जस्ट a minute, sorry, what's happening here? हाँ जी, तो हम इस पॉइंट पे आए हुए थे ना, तो प्लीज़ इस पॉइंट को समझिएगा। हमने कहने की कोशिश की कि किसी क्लोज टेस्ट को समझने के लिए रीडिंग ज़रूरी है। रीडिंग से क्रिएट होगा सक्सेस, सक्सेस से क्रिएट होगा कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस के लिए पहला स्टेप आपका हार्ड वर्क है, डेली बेसिस पे पढ़ना, रीडिंग करना, ताकि आपको वोकैबुलरी या सेंटेंसेस से प्यार हो, सेंटेंसेस से डर क्रिएट ना हो, प्यार पैदा होना शुरू हो जाए। आपको लगे कि मैं इंग्लिश को पढ़ सकता हूँ और लिख सकता हूँ, स्पीक कर सकता हूँ, तो इसलिए आपको सबसे पहला स्टेप उठाना पड़ेगा, दैट इज़ रीडिंग। और if you want to be successful in your life, first of all, read aloud to yourself. You have to hear yourself speak English, and the best way of doing this is reading aloud, only reading, nothing else. चलिए, आफ्टर दिस मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आपकी एरर्स क्लोज टेस्ट के से कैसे बनेंगी। देखो, यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाई है एरर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर डिटेक्शन। आपके उसी क्लोज टेस्ट से मैंने बनाई है एरर्स। ये सारा कंटेंट्स मैं अभी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो एक चैनल पर आपको मिलेगा क्लोज टेस्ट और दूसरे चैनल पर आपको मिलेगा एरर्स रिलेटेड टू क्लोज टेस्ट। उसके अंदर आपको मिलेगी वोकैबुलरी जो आप ऊपर देख पा रहे हैं स्लाइड के अंदर। तो माय डियर, दोनों चैनल पे जाइए और एक एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई भी डाउट आपको अगर रहता है तो आप कमेंट कीजिए, और ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।